Hello, my dear students. I have already uploaded a video that is based on previous year question of maths 2024. Okay, and this video, ये जो वीडियो है ये पिछले साल का यानी कि 2024 के साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन से क्या होगा कि हम ओवरऑल सारा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे एक तरह से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये सेक्शन नहीं है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज है और ऑब्वियसली इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is added to few pieces of granulated zinc, जिंक में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है बच्चे लोग, तो सीधी बात है कि उससे क्या बनेगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। मैंने ऑलरेडी कहा है एनसीईआरटी के सारा रिएक्शंस आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये एक सबसे बेसिक नीड है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। NaOH जब Zn से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम जिंकेट बनाता है। क्यों? क्योंकि बेस और मेटल, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस reacts with metal, it forms salt and yes hydrogen ना। अगर आपको ये मतलब ये बेसिक फार्मूला पता है, अगर आपको ये स्केलेटन फार्मूला कहते हैं मुझे पता है, तो आप आसानी से क्लिक कर दोगे ना। देखो कौन सा ऑप्शन है, NaOH जब बन रहा है जेड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Na2ZnO2, अब वो यहाँ आपको फंसाने का कोशिश करेगा ये बोल के कि भाई Na2ZnO2 यानी कि ऑब्वियसली सोडियम जिंकेट का एग्जैक्ट फार्मूला क्या है। तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या है Na ZnO2 होगा या Na2ZnO2 होगा। ये वही बच्चा कर पाएगा जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर है ना। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े। रिएक्शंस को याद रखना है, बेस विथ मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन, बेस विथ वाटर क्या होगा, या बेस विथ वाटर कह रहा हूं मैं, सॉरी, बेस विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ NaOH का क्या रिएक्शन होगा, भाई मेटल ऑक्साइड होगा तो वो वाटर होगा प्रोडक्ट में, यहाँ मेटल है तो यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी पढ़ोगे ध्यान से तो ही आएगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो मेरा ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। देखो सोर्स ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन का एनसीईआरटी में बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़े होगे तो आप तुरंत यहाँ पे मतलब कि क्लिक तो नहीं करना, सिलेक्ट करोगे AgBr, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है जिसको सूर्य का रोशनी यानी कि सनलाइट का ज़रूरत होता है, और वो फिर फाइनली फॉर्म करता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन, और जो कि यूज़ होते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, यस, फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनका यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान देना, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाला क्वेश्चन भी कई बार घुमा के देगा वो, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, सही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बहुत बार आप लोगों ने ये एक्सेप्शंस में पढ़ा होगा कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड टेम्परेचर में यानी कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, मर्क्यूरी है। कौन सा नॉन मेटल है जो जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, वो ब्रोमीन है। तो मर्क्यूरी और ब्रोमीन ही इसका ऑप्शन होंगे, आयोडीन तो होगा नहीं, सीधी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर अगर नहीं भी जानते होगे ना तो एलिमिनेशन से आसानी से क्लिक कर सकते हो। देखो बोला है मेटल और नॉन मेटल, ये ब्रोमीन और मर्क्यूरी तो पैटर्न ही उल्टा दिया, नॉन मेटल और मेटल दिया थी, ये गलत। मर्क्यूरी और आयोडीन होगा नहीं, आयोडीन सॉलिड होता है, ये गलत। मर्क्यूरी और ब्रोमीन सही है, आयोडीन और मर्क्यूरी, आयोडीन क्या मेटल है क्या, नहीं है, गलत। तो यही हुआ ना सही। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स होते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा या वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो बच्चों पहली बात देखो, तुमको इसमें दो चीज़ों का जानकारी होना ज़रूरी है, वो है आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड, जो आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ होते हैं, राइट। कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, तो वो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है,
ठीक है, तो यानी 4 नंबर तो सही है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर क्योंकि उनमें फ्री आयंस नहीं हैं तो वो गुड कंडक्टर कैसे हो सकते हैं, वो बैड कंडक्टर होंगे। तो 2 और 4 हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको समझना है और इस तरीके से अपने बुक मतलब कि क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मैं जैसा शुरुआत से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी जो नहीं करेगा वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, सीधी बात, नो डाउट। ठीक है, और जो करेगा वो स्कोर करेगा। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3. Compound having maximum number of water of crystallization in its crystalline form in one molecule is what? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? तो आप खुद ही देखोगे तो जान जाओगे। वैसे अगर इसका जानकारी आपको नहीं है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि Na2CO3। क्यों? क्योंकि Na2CO3 में ना सी में ना 10 होते हैं 10। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर, अगर आप देखोगे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, या जिंक, तो ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। व्हाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स व्हिच बिहेव बोथ एज एसिड एंड बेस, सो दैट्स व्हाई दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। करेक्ट है, चलें, बढ़िया। चलो, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ऑप्शंस दिया है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो साफ यहाँ पर दिख ही रहा है हमको कि MnO2 रिड्यूस होकर, ठीक है, वो यहाँ से रिड्यूस होके MnCl2 बन रहा है ना। ठीक है नहीं है, MnO2 रिड्यूस होकर MnCl2 बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, सीधी बात है। और HCl में क्लोरीन हट के वहाँ ऑक्सीजन आ जा रहा है, H2O हो जा रहा है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO2 रिड्यूस हो रहा है। तो बी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन, नॉट बी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। यहाँ पर उन बच्चों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा जो जो जेंडर डिटर्मिनेशन पढ़े हुए हैं अपने चैप्टर में। ठीक है ना, हाउ टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, जेंडर ऑफ अ चाइल्ड बाय XX एंड XY क्रोमोसोम्स, राइट और नॉट। तो एक मदर जो होते हैं, मदर जो होती है उनमें XX क्रोमोसोम होता है, फादर जो होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है। यानी बाय डिफॉल्ट हम सब फीमेल ही होते हैं। आदि शक्ति, जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, जो लाइफ होता है, जो जन्म देता है, वो फीमेल ही होता है। अगर पिता से, फादर से Y क्रोमोसोम मिल गया तो वो बच्चा XX की जगह ये हट जाएगा और यहाँ पर XY आ जाएगा तो वो बॉय हो जाएगा। तो बेसिकली द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। ओके, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। और अगर सेकंड पॉइंट करेक्ट है तो ध्यान जाओगे सीधा कैसे हम अटेम्प्ट करें MCQ को। सेकंड पॉइंट करेक्ट, सेकंड पॉइंट तो यहाँ है नहीं, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, सॉरी दूसरे वाले में है। ठीक है, क्या तीसरे में है? तीसरे में है नहीं है, चौथे में है नहीं है, दूसरे में ही है, तो यही करेक्ट। उसके बाद आपको देखने का जरूरत नहीं है। आप देखो तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। यस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही तो वो डिसाइड हो जाता है ना। तो 2 and 4 करेक्ट है, रेस्ट अदर्स आर रॉन्ग। So we'll proceed further, and along with this I am telling you that how you will approach MCQs and basically what should be your mindset to give answers before means in the examination. Correct, let's proceed. क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम क्या करते हैं? कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, सही बात है। तो अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये बोला गया है कि क्रोमोसोम्स दे कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, आप भी ऑब्वियसली इससे अग्री करते होगे। ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। देखो वो हमेशा पेयर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं होता ना,
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल मतलब क्या, मान लेते हैं जैसे स्पर्म सेल हो गया, ओवम सेल हो गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स होता कहाँ पर है, इसका लोकेशन एग्जैक्टली क्या होता है। एनिमल सेल के जो हमारा होता है ना, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होता है। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट नहीं है। फोर्थ, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो 3 को छोड़ के 1 2 4 तीनों की करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक नर्व सेल है जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वर्ट किया जाता है इन अ नर्व सेल, व्हेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज व्हाट। सो दैट इज नोन एज व्हाट। यहाँ पर जब तुम देखोगे ना एक नर्व सेल, यहाँ पर मैं एक पिक्चर डाल रहा हूँ नर्व सेल का, आपको दिख रहा होगा, उसमें जो सिनेप्स होता है, जो सिनेप्स होता है वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल सिग्नल में। ठीक है, यहाँ पर सिनेप्स का नाम, सिनेप्स की जगह पे हम किसका नाम ले सकते हैं, या व्हाट एग्जैक्टली इज अ टाइप ऑफ सिनेप्स। तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये एक टाइप ऑफ सिनेप्स है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट। चलो, तो 11th नंबर में आते हैं। 11th नंबर में स्टोमाटा क्लोजेस व्हेन, कब स्टोमाटा बंद हो जाएगा। इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, या इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, या वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, या वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। स्टोमाटा क्लोज तो तब होगा जब पानी उसके अंदर घुस रहा होगा, तो उसको रोकने के लिए ही बंद होगा ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जब पानी अंदर से बाहर आ रहा होगा ट्रांसपिरेशन में, तो स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं, राइट। सो व्हेन वाटर वांट्स टू एंटर इनसाइड द गार्ड सेल देन स्टोमाटा इज क्लोज्ड। सो 4 नंबर तो हमारा करेक्ट होगा। 4 से ही हम सारे को पकड़ेंगे क्योंकि 4 नंबर करेक्ट है। 4 नंबर और कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है, तो ये भी करेक्ट। सेकंड नंबर क्या है, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होता, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। करेक्ट है, 2 एंड 4 आर करेक्ट। इस तरह से आप अप्रोच करोगे और आप देखोगे कि आप सही आंसर हमेशा क्लिक करते जा रहे हो या करेक्ट करते जा रहे हो। चलो भाई आगे बढ़े। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लीज्ड टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। तो आप वो केस जानते हो जहां पर एक ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अगर एक जगह पे पड़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट जिस जगह पे उस जगह पे ही इमेज आ रहा है, तो वो एक ही तो केस है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या, ट्वाइस द फोकल लेंथ, बात है ना सही। चलो भैया, तो ट्वाइस द फोकल लेंथ, बिकॉज वी नो दैट 2f इज r, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टार्ट होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो होता है। बच्चे लोग दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, उस स्क्रीन का नाम होता है रेटिना, जहां पर वो इमेज बनाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन 14 नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज व्हाट। देखो, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, तो यही है ना, साउथ टू नॉर्थ। अगर आप छोड़ो, हटाओ नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ का झंझट ही साफ करो, हटाओ। बट हाउ यू विल से दैट अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ओके, यूनिडायरेक्शनल होगा एंड दे विल हैव इक्वल डिस्टेंस इन बिटवीन देम। कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है तुमको, तुम बोलोगे हाँ सर ये यूनिडायरेक्शनल भी है, एक ही डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी सेम है, चलेगा ठीक है, पर वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी का मतलब कि ये तुम्हारा आंसर जो है वो सही होगा, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ही ये होगा। करेक्ट है, आगे बढ़े। इनसे हम ओवरऑल चैप्टर को रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरा चैप्टर रिवीजन होगा। अभी समय कम है, लाइन बाय लाइन जाना थोड़ा मुश्किल है एनसीईआरटी का। तो आई होप आप लोगों का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग साल भर अपना समय बर्बाद किए हो, ठीक है, फैक्ट। और उम्मीद नहीं करना ज़्यादा मार्क्स आने का, लेकिन अगर जो कर रहा है ऑब्वियसली उसका 90% से ऊपर आने वाला है, ये तो फैक्ट है। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। देखो, इनमें से कौन से फूड चेन में सेकंड लेवल का ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिसिंग है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ग्रास फर्स्ट लेवल, गोट सेकंड लेवल, लायन थर्ड लेवल, ठीक है। जू प्लैंकटन, क्या कह सकते हैं हम इसको, जू प्लैंकटन मान के चलो, चलो फर्स्ट लेवल है। फाइटोप्लैंक्टन काइंड ऑफ सेकंड लेवल वी कैन से, ये हो गया थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल। या हम इन दोनों को ही फर्स्ट लेवल में कर सकते हैं, ये सेकंड लेवल थर्ड लेवल, मतलब कुल मिला के ये है कि सेकंड लेवल है, ठीक है। उसके बाद टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। देखो टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, पहली बात
तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ग्रास है, फिर ग्रास के ऊपर ऊपर क्या है, स्नेक तो ग्रास खाता नहीं, फ्रॉग तो ग्रास खाता नहीं, टाइगर तो ग्रास खाता नहीं। तो इस वाले को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें सेकंड लेवल नहीं है, इसमें पहला लेवल तो है बट सेकंड लेवल इसमें मिसिंग है। तो ये होगा तुम्हारा आंसर, अगर मेरी बात को समझ पा रहे होगे तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू, सो सी विल बी द आंसर बिकॉज देयर इज नो सेकंड लेवल, या फिर मैं ये कह सकता हूँ इसको कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें वो नहीं है, ग्रास के ऊपर क्या है, नहीं है ना कुछ, इसलिए। In which of the following organisms multiple fission is a means of asexual reproduction? Obviously multiple fission एक means of asexual reproduction ही है, पर इनमें से किस में है? यीस्ट में नहीं है, लेशमानिया में नहीं है, पैरामोशियम में नहीं है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। ये आप एक पिक्चर मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, उसमें से आप देख सकते हो कि प्लाज्मोडियम में कैसे मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन में आते हैं। आप सब लोग जानते हो असर्शन रीजन को आंसर करने का तरीका क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी सी डी ऑप्शंस। ए मतलब ए एंड आर दोनों ट्रू होगा और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बी में ए और आर दोनों ट्रू होगा पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सी में ए ट्रू होगा आर फॉल्स होगा। डी में ए फॉल्स होगा आर ट्रू होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, यस नाइट्रिक एसिड जो कि है HNO3, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और HNO3 का दिक्कत ये है कि HNO3 अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा, तो हाइड्रोजन तो कभी नहीं बनेगा उसमें, असर्शन ट्रू है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड यस आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग क्यों मैं कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि HNO3 जो है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा भाई, और ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर बना देगा। So the reason is also correct, the assertion is also correct. Now let's move to 18th number question, and here it's given that accumulation of harmful chemicals is maximum in the organisms at the highest trophic level of a food chain. Quite simple, सही चीज है, ठीक है ना, ये भी सही है। हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। देखो हार्मफुल केमिकल्स क्रॉप में स्प्रेड करते हैं, उससे अपने को लेना देना नहीं है। हमारा मानना ये था कि एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन ऑर्गेनिजम्स एट हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। इसको कहते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन। अगर एक बर्ड को, एक मुर्गी है, हैन है, ठीक है, उसको बर्ड फ्लू हुआ है, तुम उसको खाते हो, सॉरी फ्लू का स्पेलिंग गलत हो गया, FLU, और तुम उसको खाते हो, वो ह्यूमन में जाएगा। मान लेते हैं कि आदमखोर शेर है, तो मैन ईटिंग लायन, लायन ह्यूमन को खा गया, तो ये बर्ड फ्लू बीमारी जो है ये बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ये एक्यूमुलेशन होना जो है, ये जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। और हार्मफुल केमिकल स्प्रे करते हैं क्रॉप्स में, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। The rate of breathing in aquatic organisms is much faster than in terrestrial organisms. इसका रीजन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। देखो एक्वाटिक एनिमल्स जो है बहुत तेजी से ब्रीथ इसलिए करते हैं क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस है, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत लेस है इसलिए उनको फास्टर ब्रीदिंग करना पड़ता है, अदरवाइज उनके बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, राइट। सो असर्शन इज ऑब्वियसली ट्रू बट रीजन में गलत है क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई लिखा हुआ है, जो कि यहाँ नहीं होगा, लो होगा, ठीक है, यहाँ पे लो होगा। So that's why reason is false. Assertion is true but reason is false. Now let's move to 20 number. Rainbow एक natural spectrum है sunlight का sky में. Rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are also present in air. देखो sun overhead होता है क्या? सन ओवरहेड होता है क्या? नहीं होता। जहां रेनफॉल हो रहा होता है सन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। तो आर गलत है। और ए क्या है? रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्या लगता है क्या वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है? यस, हाँ बिल्कुल। तो ये सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 20 का सी बोलोगे सर सी कहाँ है, कहाँ गया भाई ये रहा। आर इज फॉल्स, इज ट्रू।
करेक्ट, आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, सो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। सीक्यू को पार करके बढ़ रहे हैं सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी का जो है क्वेश्चन वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। CaO plus H2O, one of the easiest reaction of your NCERT book. CaO plus H2O बनाएगा CaOH, सॉरी OH होल 2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और ये रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी क्या लगता है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, करेक्ट है। आगे बढ़ो, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या करेगा ना, वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, ओके, ताकि उसमें पेप्सिन जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके, करेक्ट है ना। पेप्सिन, व्हाट पेप्सिन डज, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना, समय है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू कांट इग्नोर इट इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन बोर्ड एग्जाम। नाउ विली, विली जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। उनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स को हम बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें हमारे खाने से, हमारे डाइजेस्टेड फूड से। अदरवाइज बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पतले दुबले होते हैं, खाते बहुत हैं पर पतले दुबले होते हैं, क्यों, बिकॉज द बॉडी इज नॉट एब्जॉर्बिंग, जिसको कहते हैं हम एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन प्रोसेस वहाँ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, दैट्स वाई। डन। अब आ जाते हैं हम एनाल स्पिंक्चर में। व्हाट इज एनाल स्पिंक्चर? एनाल स्पिंक्चर एक मस्कुलर रिंग जैसा होता है, जो कि ऑब्वियसली हमारे रेक्टम में होता है। जब फीसेस बाहर आते हैं उससे, यानी कि जब वेस्ट बाहर आते हैं, तो उनको कंट्रोल करता है, रिलीज ऑफ फीसेस को कंट्रोल करता है, दैट इज एनाल स्पिंक्चर। एक और बॉडी पार्ट में स्पिंक्चर मसल होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें स्पिंक्चर मसल होते हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज ऑल्सो लाइपेज। लाइपेज क्या होगा? लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, जो फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली लाइपेज का काम होता है फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, करेक्ट है ना, पैनक्रियास से रिलीज होता है, करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स? तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि जो मूवमेंट ऑफ लीव्स टुवर्ड्स अ सेंसिटिव प्लांट है, ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट है, अगर मैं किसी प्लांट को टच करता हूँ, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, मैं उसको टच करता हूँ, तो वो क्या करता है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक तरीके से। तो वो रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस सॉरी, रेस्पॉन्स टू टच है ना, वो रेस्पॉन्स टू टच है। बट मूवमेंट ऑफ रूट्स इन द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स इज रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, एक तरह से वो जियोट्रोपिज्म है, ठीक है ना। और ये तो ह्यूमन पे कोई भी मतलब ऑर्गेनिजम्स का टच की वजह से वो चेंज हो रहा है, तो दोनों तो काफ़ी अंतर है, अलग है, राइट। ओके, देयर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। नेम द हार्मोन एंड द ग्लैंड विच सिक्रेट्स इट। देखो, तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों को अगर कोई कोई एक तरह से हम कहें तो रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। कौन रिलीज करेगा? थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा, करेक्ट है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट? हमारे खाने में आयोडाइज्ड सॉल्ट का होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आयोडीन नहीं होगा तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगा, एंड इफ इट विल नॉट डू फंक्शनिंग प्रॉपरली देन ऑब्वियसली हमारा सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो हिल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, ओके, करेक्ट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15. Find the position and image of the mirror. सॉरी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो यहाँ इमेज का पोजीशन निकालना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर नहीं है, कन्वेक्स मिरर है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो भी हो वो तो नेगेटिव ही होगा ना, और हम मिरर फॉर्मूला भी जानते हैं, 1/f 1/v प्लस 1/u, राइट, यही है। तो यहाँ पर तो v है हमारा -10,
ठीक है, एक सेकंड भाई, मैं तो वी को निकालना है ना, मैं भी क्या बता रहा हूँ। हाँ, यू जो है हमारा -10 है, फोकल लेंथ हमारा 15 है। फोकल लेंथ क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, पीछे बनेगा, ठीक है, तो +15 होगा। अब आप क्या करोगे, 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v -1/10। क्योंकि मैं पेन टैब से भी नहीं लिख रहा हूँ, तो शायद थोड़ा सा दिक्कत लग रहा हो आप लोगों को, बट ये बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। 1/v विल बी इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, जो कि बहुत आसान है। 1/15 प्लस 1/10, ठीक है, 3 कर दो। हम समझ आ रहा है। नीचे वाले चीज़ को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 15 वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10 वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 2/30 प्लस 3/30, सो इट्स 5/30, यानी 1/6, यानी इसका होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, ठीक है, ठीक है, सीधी बात है। अगर आप 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक को सीरीज में डाल सकते हो, तो एक को सीरीज में डाल सकते हो 6 ओम, प्लस 2 को पैरेलल में डाल सकते हो 1/6। पैरेलल में हम कैसे ऐड करते हैं, इस तरह से ऐड करते हैं ना। पैरेलल में हम कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल में हम उनके रेसिप्रोकल से ऐड करते हैं, हम रेजिस्टेंस को 1/r करके ऐड करते हैं। तो ये तो हो गया सीरीज में, 2 हो गए पैरेलल में, तो 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज 2/6, तो बेसिकली इट्स 1/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उन सारे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस तो 3 हो जाएगा और इसका 6 है, तो 9 होगा। करेक्ट है ना, यानी सेम है, एक सीरीज 2 पैरेलल। चलो बढ़िया। 26 नंबर क्वेश्चन में, टू मैग्नेटिक फील्ड्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, व्हाई। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरसेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, उनका डायरेक्शन ही अलग होता है, और अगर वो अलग डायरेक्शंस के होते हैं तो वो एक दूसरे के डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं, वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। दैट्स द रीजन, सो यू कैन राइट लाइक दैट, because since they have different directions they can never intersect with each other. How is the uniform magnetic field in a given region represented? वो मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट करके एक क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था, पैरेलल लाइंस, यूनिडायरेक्शनल, इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, डायग्राम बनाकर सब बता देना, ठीक है। सेक्शन सी हम दूसरे पार्ट में करेंगे वीडियो का, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेक्शन सी करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।